अस्सलाम वालेकुम। इधर ही है हम सारे। वेट तो ऐसे कर रहे हैं यार, दूर से। बड़े दिन बाद मुलाकात हो रही है, आपको पता है यहाँ पर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। आज अब्दुल्ला की जगह अब्दुल्ला ही हैं। तो क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सारे लोग? एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। अच्छा जी, आपको हमने मिस भी किया बट गुड टू हैव यू बैक। थैंक यू फॉर मिसिंग मी एंड आई सर्टेनली मिस्ड यू गाइस टू। बहुत सी बातें हैं, अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, वो जो एक बात जो आप हम सारों को बता रहे थे, आपको पता है ना कि अनोखी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन अब्दुल्ला आज लेके आए और मुझे नहीं पता इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अनोखी नहीं है। कल इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। वजीर खारजा शौकत तरीन साहब ने तवील एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वजीर खजाना सॉरी, और साथ ही आज जो है वो बजट भी पेश कर दिया जाएगा। बजट तो पेश किया जाएगा, बजट में क्या अनाउंसमेंट्स होंगी आम आदमी की जिंदगी पर, इसके क्या असरात होंगे, ये सब कुछ तो हम आपको बताएंगे। लेकिन कल जो बड़ा एक इंटरेस्टिंग बिट मुझे इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट में नजर आया, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में, वो थे ये कि मुल्क में गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ है और अब तक जो काउंट की गई है तादाद इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 56 लाख हो गई है, विच इज द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री। सो अब तक मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी तादाद है ये गधों की। सो आई टोल्ड यू ना, इन्फॉर्मेशन तो लाए हैं लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इतनी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी कि हमने कहा शो का स्टार्ट आगाज ही आज इससे हो जाए। Isn't it interesting? मुझे बताएं आप। इट इज इंटरेस्टिंग बट इसके बड़े रीजंस हो सकते हैं। एक तो आपको पता है ना कि लॉकडाउन में बड़े रेस्टोरेंट्स बंद रहे हैं, That could be one of the reasons। ये वैसे जोक है, प्लीज इसको सीरियसली ना लीजिएगा। हाँ, और लाहौरी तो बिल्कुल ही दिल पे ना लीजिएगा। ये it just came because obviously इतनी important information दे रहे हैं as if it matters to our lives। तो उसमें मैंने आगे यही जवाब देना है ना कि रेस्टोरेंट्स बंद होंगे तो इसीलिए हुआ होगा। बट देयर यू हैव इट। इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं आज करने के लिए, और जिस तरह आपने बताया कि अच्छा जी, आज एक और बात भी है। मेरी आज वैक्सीन की सेकंड डोज है, तो आई एम अ लिटिल यू नो। हाँ, मुल्क में 1 करोड़ बंदे को वैक्सीनेशन हो चुकी है, तो लिहाजा यू आर इन गुड कंपनी। और भी बड़ी दुनिया जो वैक्सीनेशन करा रही है। साथ ही टॉकिंग अबाउट वैक्सीन, गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 47 अफराद इंतकाल कर गए हैं और मुस्बत केसेस की शरह 3.2 है। कराची में अब भी ज्यादा है, बाय द वे। कराची और सिंध के बाज़ इलाकों में, बाज़ इज़्ला में अब भी ज्यादा है, लेकिन सिंगल डिजिट है ना। हाँ, सिंगल डिजिट है। ऑलमोस्ट 8 रिकॉर्ड की गई थी कल भी, और 1303 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अच्छी बात यह है कि 1 करोड़ तक जा पहुंची है वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद, एटलीस्ट फुली नहीं तो हाफ वैक्सीनेटेड लोगों की तादाद जिन्हें एटलीस्ट 1 शॉट लग चुका है। अच्छा, बड़े इंसेंटिव्स भी हैं और बड़ी सजाएं भी हैं। टिकट भी कम हो रहे हैं कुछ पीआईए के, ये भी सुना है जिन्होंने वैक्सीनेट अपने आप को 10% 50 साल से ज्यादा उम्र, ये तो वैसे बिल्कुल ही ना करने वाली बात हुई। ऑफ होगा वैसे, व्हिच आई डोंट नो, वेल इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। उसके अलावा आपको पता है कुछ सजाएं भी हैं, जैसे सिंध हुकूमत का ये कहना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी रोक दी जाएगी अगर वो बाय जुलाई वैक्सीनेटेड। भाई, पंजाब में आपको पता है सिम्स ब्लॉक करने पर गौर किया जा रहा है। अब इसका भी क्या फैसला आता है, क्या रिएक्शन आता है? जो रिलक्टेंस दिखा रहे हैं, जो लोग नहीं लगवा रहे वैक्सीनेशन, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा लगवा भी रहे हैं, लेकिन जो नहीं लगवा रहे हैं कुछ तो करना है ना उनको, बिकॉज पूरी आवाम ने वैक्सीनेट होना ही होना है। मेरा ख्याल है कि सख्तियों से ज्यादा अगर इंसेंटिव्स पर तवज्जो दी जाए तो हम तो इंसेंटिव के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, हाँ। बशमूल मेरे। सो इसलिए इंसेंटिव ज्यादा से ज्यादा दें तो लोग लगवा लेंगे। दैट इज वेरी ट्रू। अच्छा, बाय द वे यूएस में बड़े इंटरेस्टिंग और भी इंसेंटिव्स हैं जिनके बारे में हम इधर बात नहीं कर सकते, बट आई वाज लाइक शॉक्ड कि क्या क्या इंसेंटिव्स मिल रहे हैं टू द विनिंग टीम्स। और लाहौर कलंदर, तो मुझे लगता है कि वो लाहौर कलंदर वालों ने हमें भी ना हमारे नाम के साथ कुछ शर्ट्स भेजी थी, तो वो मेरा दिल चाह रहा है बस अब पहन के हम बैठना शुरू कर दें। मैंने आपको सुबह कह रहा था कि वो ढूंढूंगा मैं। भाई, मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह जिस तरह इनका जीत का मोमेंटम बनता जा रहा है, they are at the top of the table। अगर आप वो लिस्ट देखें, टेबल देखें, तो मोमेंटम इनका है। इंशाल्लाह ये तो लगता है फाइनल तक पहुंचेंगे और लेट्स सी कि होपफुली जीत भी जाए। लाहौर इज मेकिंग अप फॉर लॉस्ट टाइम। आपको पता है पिछले कुछ सीजन्स में क्या हुआ है, तो लाहौर अब किसी को, परफॉर्मेंस थी, दैट्स वेरी राइट, तो लाहौर किसी को अब चांस नहीं देने वाला, हम ही आगे होंगे। ग्रेट टू सी दैट इट इज सम ग्रेट क्रिकेटिंग दैट इज गोइंग ऑन अच्छा जी, एक चीज हम क्लियर करना चाहते हैं हुमा, कल से मुझ समय तमाम ही लोग जियो न्यूज पर भी और आज भी बाकी सारा दिन बड़े आदाद शुमार पेश किए जाएंगे, बहुत सी परसेंटेजेस, आशारिये, फिगर्स, ये सब कुछ बजट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज बजट पेश कर दिया जाएगा। आम आदमी जो है, जो घर में बैठी हुई खातून खाना है या एक टीनेजर है जो पढ़ रहा है या एक दुकानदार है, उसको प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा फिगर्स में कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर
अवामी बात करेंगे बजट से मुताल्लिक, और अवाम के मसाइल क्या हैं, अवाम को इसमें क्या रिलीफ मिलेगा, इसी पे हम डिस्कशन अपनी मरकूज रखेंगे। ये भी हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि कौम के अगले 12 महीने कैसे गुजरेंगे नए माली साल के लिए। आज पेश किया जाने वाला बजट ये तय करेगा, और पिछले 2 बजट पेश करने से पहले ही कमजोर मईशत के सबब कौम को मुतवक्के मुश्किल फैसलों से खबरदार कर दिया जाता था, लेकिन इस पर कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि इस बार हुकूमत दावा कर रही है कि मईशत ने रिकवरी शुरू कर दी है, ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं और आइंदा के आशारिये भी अच्छे हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन यकीन दिला रहे हैं कि इस साल बजट में गरीब पहली तरजीह होगा। सुनिए ज़रा। हमारी जो एक्सपोर्ट्स ने अच्छी ग्रोथ दिखाई, लेकिन रेमिटेंसेस ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई। लोगों का ख्याल था, वर्ल्ड बैंक का और कई स्टडीज ये थी कि जिस वक्त ये अब कोविड आया है और जहां जहां हमारे लोग काम कर रहे हैं वहां भी रिसेशन आया है, तो ये रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह का करना ये है कि ये इस वक्त कोई 29% से ग्रो कर रही हैं, तो उससे हमारा ये हुआ करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस चल रहा है, पिछले कोई 10 महीनों से सरप्लस चल रहा है। जनाब, हुकूमत के बेहतरीन मुआशी आदाद शुमार तो यही बता रहे हैं कि हुकूमत बजट में आवाम को रिलीफ दे सकती है। आवाम को हुकूमत से क्या उम्मीदें हैं, ये हमने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जानने की कोशिश की है। सो हम जब अवामी तवक्कुआत की बात करते हैं, जियो पाकिस्तान आपके सामने पेश करेगा कि लोग इस बजट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें कोई जो है ना सब्सिडीज़ मिले, स्पेशल बिलिंग में जो लेबर तबका या वेजर है, दिहाड़ीदार है, उन लोगों को स्पेशल सब्सिडीज़ दी जाए। बजट से तवक्कात क्या होनी है, पूरा साल हुकूमत ने क्या किया अवाम के लिए, अवाम पर इतनी महंगाई का बोझ डाला हुआ है, और क्या करना है इन्होंने। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट के मंशूर में भी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो अवाम का इंतबाह दिन से उठ जाएगा। 4-4, 5-5 घंटे बिजली जाती है, रात को सो नहीं सकते, और ये बजट में पता नहीं क्या करेंगे। हुकूमत को चाहिए कि ये हमें रिलीफ दें ताकि गरीब आवाम जो है ना वो ज़्यादा ना पिसे। बजट तो भाई गल है, ये सारे पता है कि बजट का की निज़ाम है। महंगाई कितने की कितने चली गई है, इन्होंने कदों समझ आएगी। सस्ता होना चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारी तवक्का यही है कि आम बंदे को, आम लोगों को, जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको रिलीफ दें। हमारे वज़ीर आज़म जो हैं इन पे हुसूसी तवज्जो दें। बड़ा अच्छा होना चाहिए, महंगाई घट होनी चाहिए, चीनी भी घट होना चाहिए, घ्यो चावल हर चीज़ घट होनी चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पीटीआई इस बार बजट में कोई कोऑपरेट करेगी आवाम के साथ। तो ये तो यही है कि पीटीआई वर्क कर रही है, अब इंशाल्लाह देखें वो जल्द से जल्द महंगाई को कम भी करेंगे। सर आने वाले बजट से ही तवक्कुआत है कि थोड़ी महंगाई कम हो जाए, और जितनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है उस हिसाब से तो फिलहाल तो ठीक है। हुकूमत को अवाम के साथ बहुत अच्छा रिलीफ देना चाहिए अवाम को। हर दफ़ा इनको हमने अच्छी उम्मीद रखी होती है, इस दफ़ा भी हमें अच्छी उम्मीद है, पर देखें इंशाल्लाह क्या करते हैं। हमें तो मजदूरी नहीं सही मिलती, तो बजट में हमें क्या मिलेगा। आम दोस्त बजट हो, और फिर जो निचला तबका है उसके लिए कोई रिलीफ हो। तलीम के मौके ज़्यादा पैदा करे, रोज़गार के ज़्यादा मौके पैदा करे। इस हुकूमत से हमें कुछ किसी किस्म का कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं है। बजट क्या है, बजट तो यह है बस बाकी आवाम को मरवाने वाला बजट। गरीब आवाम यही चाहती है कि भाई हमें जो है तो सब्जियों में रिलीफ मिले, हमें जो है तो घी में, जो जो रोज़ाना की अशिया है, चीनी में, तो इन चीज़ों में हमें रिलीफ मिलना चाहिए। अब भी आवाम दुश्मन बजट बनेगा, क्योंकि आवाम बेचारी तो अब दाल भी नहीं खा सकती। सर आवाम के लिए कोई सहूलियात नहीं है। बजट आ रहा है, बजट में सरकारी मुलाजमों को तो फ़ायदा हो जाएगा, प्राइवेट मुलाजिमों को कोई फ़ायदा नहीं होगा और महंगाई ही होगी। मैं हुकूमत से तवक्को कोशिश कर रहे हैं कि रखें, शायद बजट अच्छा आ जाए। वज़ीर आज़म साहब से यही इल्तिजा है कि कोई मेहरबानी की जाए, शफकत की जाए। बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती करें, आवाम का वो ख्याल रखें, आवाम को कुछ न कुछ रिलीफ दें। इनका तीसरा बजट है, सही हो यानी सिस्टम हो, गरीब बंदा खाने का सिस्टम अपना सही कर सके। हुकूमत को ये चाहिए कि रिलीफ दे हमें ना। हुकूमत की तरजीहात गरीब के बारे में सोचे, सबसे पहले तो ये है। इस हुकूमत से तो हमें बिल्कुल भी 1 रुपए की उम्मीद नहीं है, क्यों इनकी पूरी पोल खुल गई है 2.5 साल में। गवर्नमेंट को अवाम को स्पेशली रिलीफ देना चाहिए, वो तमाम जो कहना चाहिए रोजमर्रा की अशिया के अंदर। बजट तो हमेशा की तरह नंबरों का गोरख धंधा ही होगा,
जिसको ना आम इंसान पढ़ पाएगा ना समझ पाएगा। हर साल जब बजट आता है हर चीज़ तकरीबन दुगनी हो जाती है। एक आम आदमी को क्या चाहिए, उसे खाने पीने की जो बेसिक अशिया हैं वो चाहता है कि वो तमाम चीज़ें सस्ती हो जाएं, उसकी रेंज में आ जाएं। पाकिस्तान का हर शहरी हुकूमत पाकिस्तान से ये तवक्कुत रखता है कि वो 2 टाइम की रोटी खा ले। खाने पीने की अशिया कम हो जाए, रोज़ का कमाने खाने वाले हैं, हर चीज़ पे आग लगाई हुई उन्होंने। बजट का तो हमें पता ही नहीं है क्या होता है। बजट तो है अमीरों के लिए, गरीबों के लिए बजट थोड़ी है। गरीब आदमी तो मर गया है बिल्कुल ही। कोई तवक्कुआत नहीं है। हमें तो लगता है कि इस साल ये हुकूमत जैसे ही बजट अनाउंस करेगी और महंगाई करेगी। कुछ भी इस बजट से फ़ायदा नहीं मिलेगा। टोटल अगर फ़ायदा मिलेगा तो गवर्नमेंट मुलाजमों को मिलेगा। बजट से तवक्कुआत तो अच्छी नहीं है क्योंकि हालात लॉकडाउन की वजह से बहुत ख़राब हो गए। सो अवाम की राय आपने जान ली। अवाम जो है वो महंगाई से तंग है, अवाम बिजली के बढ़ते हुए बिलों से तंग है, अवाम अशाए खुरोनोश की बढ़ती हुई कीमतों से तंग है। आटा, चीनी, दाल, घी, ज़ाहिर है हुकूमत का दावा तो यह है कि जितनी इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ी हैं। कल ही इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का जब तस्करा कर रहे थे वज़ीर ख़जाना साहब, उन्होंने कहा कि हमने तो इतनी कीमतें यहाँ बढ़ाई नहीं, लेकिन अभी जितनी कीमतें आपने बढ़ाई हैं 20% वो कहते हैं जी ज़्यादातर चीज़ों में इजाफा किया गया है, उसी से हमारे आवाम का बुरा हाल हो गया है। तो मैंने एक सिंपल सी एनालॉजी निकाली थी, एक आदमी जिसकी अगर 25,000 तनख्वाह है, दैट्स अ लॉट, और वो किराए के घर में रहता है और 3 उसके बच्चे हैं और माँ बाप में से एक हयात है और बीवी है, तो वो अगर 8,000 रुपये या 6,000 रुपये भी घर का किराया देता है तो उसके पास बड़े टफ डिसीजंस होते हैं ये करने के लिए कि वो बच्चों को स्कूल भेजेगा तीनों को, या फिर खाना खिलाएगा इन सबको, दवाइयाँ, मेडिकल, या तो माँ की दवाएं देगा, या फिर बिजली के बिल अदा करेगा, क्या करेगा। तो लिहाजा इन अ नटशेल अभी सारी आपने एक बड़ी क्रॉस सेक्शन सोसाइटी की जो ओपिनियंस हैं वो आपने सुने हैं। तो लिहाजा आवाम को उम्मीद के साथ साथ खदशात भी बहुत हैं। एक्सपेक्टेशन तो इसलिए है क्योंकि हुकूमत ने इतना उनको बताया है कि जी वी आर डूइंग रियली वेल, तो एक्सपेक्टेशन तो उस तरफ हो गई, लेकिन रियलिटी ऑल्सो इज़ वेरी मच देयर। अच्छा, बजट पे हमने ज़रा तफसीली बात करनी है और ऑब्वियसली और लोगों से भी हम ओपिनियंस उनके लेंगे क्या एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन ज़रा PSL को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं? PSL को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और बजट के हवाले से बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी तक एक बस बात कि IMF के साथ नेगोशिएशंस अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं और आज बजट पेश किया जा रहा है। जस्ट अ रिमाइंडर, हाउ डज दैट साउंड? और PSL सीजन 6 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, और तमाम मैचेस आपको पता है कहां दिखाए जा रहे हैं, जियो सुपर पर बराह रास्त। सिकंदर बख्त हैज जॉइंड अस, उनसे तो हमने बातें करनी है। सिकंदर, दोनों बड़े अच्छे मैच हुए हैं और बड़ा सख्त मुकाबला भी नजर आया है। जीतने वाली टीमों ने क्या अलग किया कि रिजल्ट उनके हक में आए, जरा थोड़ा सा एनालिसिस दें। जनाब, जो 2 मैचेस में जो सबसे डिफरेंट चीज इसमें नजर आई है, जो अलग हुई है, मतलब किया तो नहीं मगर अलग हुई है, वो ये है कि दोनों टीमों ने चेस किया और वो दोनों मैच हार गए। यानी कि पहले मैच में जो है लाहौर पेशावर ने चेस करने की कोशिश की, वो हार गए। दूसरे मैच के अंदर जो है एक में कराची किंग ने जो है चेस करने की कोशिश की, और उससे पहले जो भी टीम चेस कर रही थी वो जीत रही थी। तो एक तो ये तब्दीली आ गई। दूसरी चीज है कि जो 2 चीजें बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी कि कराची की तरफ से बाबर ने 85 रन के पूरे 20 ओवर खेले मगर वो मैच नहीं जिता सके, उनकी टीम 12 रन से हार गई। इसी तरह शोएब मलिक जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनकी टीम 10 रन से हार गई, उन्होंने 73 रन किए, उन्होंने भी तकरीबन 17-18 ओवर खेले, वो भी मैच नहीं जिता सके। दूसरी सबसे कॉमन चीज ये थी कि स्पिनर्स ने आउट किए, 5 आउट किए आपके राशिद खान ने, फिर 20 रन देके इमरान ताहिर ने, और दूसरी टीमों ने अपने अच्छे स्पिनर नहीं खिलाए। ये बड़ा फर्क था दोनों टीमों के दोनों मैचेस में। अच्छा सिकंदर, पहले दिन के मुकाबले में दूसरे दिन बड़े स्कोर होते नजर आए। पिच बदल रही है या टीमों को समझ आ गई है कि इस पिच पर खेलना किस तरह है? देखिए, बड़े स्कोर नहीं हुए इस दफा, वही 170 वाले रन हुए हैं। पहले 140 हुए थे पहले मैच में, उसके मुकाबले में हम बात करें, हाँ 170 हुए, मगर उसके अंदर जो है हमने देखा कि जिस टीम ने रुककर ठहर कर खेला वो कामयाब हुआ। जो पहला मैच था उसके दोपहर के में जो है 10 ओवर में 100 रन बन गए थे, मगर अगली दफा जैसे ही सूरज ढला है, मुझे लगता है कि ओस और की वजह से जो ड्यू फैक्टर है उसकी वजह से फिर रन एकदम से रुकना शुरू हुए। तो बड़े बड़े स्कोर नहीं हुए, मगर पहले के मैच के हिसाब से 170 हुए, और जो कि एक अच्छा स्कोर था, और इसीलिए देखें दोनों टीमें चेस करते हुए इन पिचेस पे स्कोर नहीं कर सकी। हाँ, 140 के मुकाबले में तो जाहिर है 170 वाज ऑब्वियसली बिगर। अच्छा सिकंदर, अभी ऑब्वियसली इनिशियल डेज हैं, लेकिन फील्डिंग के मयार पर सवाल उठ रहे हैं ऑलरेडी, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, आप ये नहीं कह सकते। देखें, इसमें कुछ लड़कों ने कैच छोड़े,
जिसमें शोएब मकसूद ने एक आसान सा कैच धानी की बॉल पे छोड़ा, मगर 2-3 कैचेस बड़े जबरदस्त पकड़े गए हैं, जिसमें एक वहाब रियाज का कैच था, अगर आपके पास है तो जरूर दिखाइएगा, और एक उम्मेद आसिफ का कैच था, बहुत अच्छा पकड़ा उन्होंने। एक वेस्ट इंडियन क्रिकेटर था, उसने बड़ी जबरदस्त कोशिश की कैच पकड़ने को, पकड़ नहीं सका। तो आप ये नहीं कह सकते कि म्यार कम हुआ है। हमारे यहाँ इसी तरह मिक्स फीलिंग चलती है, या तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ लेते हैं, आउटस्टैंडिंग फील्डिंग कर लेते हैं, या फिर बहुत ही आसान सा कैच छोड़ देते हैं। तो ये हमारे फितरत में, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, और ये हमें और भी अभी और नजर आएंगे। अभी तो PSL के काफी मैच बाकी हैं। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त। और इंटरेस्टिंग चीजें तो हम आपको बता ही रहे हैं। कल का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है ना, उसकी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आया है। नहीं, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बिट्स एंड पीसेस आपके सामने लेके आ रहा हूं। वो तो आपको बताएंगे। आपको पता है एक एवरेज एज का बड़ा तस्करा होता है। तो एक एवरेज एज इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में औसत उम्र 66 साल 9 माह से बढ़कर अब 67 साल हो गई मतलब है। यानी कि उसमें 66 years and 9 months पहले एवरेज एज ऑफ अ नॉर्मल पाकिस्तानी कैलकुलेट की गई थी, लेकिन अब वो 67 years हो गई है। सो 10, 11, 12 तीन महीने का बोनस मिला है, 4 महीने का। ब्रेक ले भाई, मतलब कि बड़ी बात आई है। ब्रेक प्लीज। अब्दुल्ला ये लो पानी पियो, ये लो पानी पियो। और आपको बताएं कि नए माली साल का बजट आज पेश किया जा रहा है। हुकूमत का ये तीसरा बजट 2023 के इंतखाबात की सिमत भी तय करेगा, और हुकूमत को उम्मीद है इस बार वो आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि हुकूमत समझ रही है कि अब पहली जैसी माशी मुश्किलात नहीं रही। अच्छा, मुझे लगा आप कहने वाली है कि क्योंकि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। नहीं, वो भी मतलब वो भी आप डाल लें। और गुज़िश्ता माह आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को भी एतराफ़ करना पड़ा था कि उनकी हुकूमत के इब्तदाई साल आवाम के लिए बड़ी मुश्किल गुजरे थे। सुने जरा। ये जो इस वक्त ऑपोजिशन फिर ये PDM इकट्ठी हो रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, हमारी इनका जो मकसद है ना, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर इनका मकसद कौम के लिए हो तो अब तक जितनी मुश्किल हालात से कौम गुजरी है हमारे 2 सालों में, और जो हमारे लिए भी यानी मेरी ज़िंदगी के मुश्किल साल, तो अब तक हमारी गवर्नमेंट गिरा चुके होते हैं। इस पर ज़रा बात करते हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं से। और अभी हमें ज्वाइन किया है फ़ारूक हबीब साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर ममलिकत है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब, हुकूमत कहती है कि मईशत अब ठीक ठाक चल पड़ी है, सम दुरुस्त हो गई है। इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट भी अपैरेंटली जो नंबर्स आपकी तरफ से पेश किए गए हैं यही बता रही है। तो ये समझ लें कि मुश्किल वक्त वाकई निकल गया और अब मज़ीद मुश्किल फ़ैसलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बजट में आम आदमी के लिए रिलीफ मौजूद होगा। लेकिन एट द सेम टाइम वो हकीकत अपनी जगह है कि हम अभी भी IMF के दारोमदार पर हैं। आज आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नीयत ठीक थी। उनकी नीयत में पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ थी, वो पैदावार बढ़ाने की ग्रोथ के मॉडल को उन्होंने लेके चलना शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स में 13% इजाफा हुआ हमारी। तो मज़दूर की जो तनख्वाहें बढ़ी हैं, जो पेंट करने वाला है, जो रंग करने वाला पेंटर है 17% उसके इजाफा, जो मिस्त्री है जो कि मकान बनाता है, मेसन जिसे हम बोलते हैं, उसकी उजरत में 22% इजाफा, जो हमारा अनस्किल्ड लेबर है जो हेल्पर के तौर पे काम करती है 23% इजाफा, प्लम्बर की आमदन में 20% इजाफा, और जो इलेक्ट्रीशियन है उसकी आमदन के अंदर 29% इजाफा, जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। आप देखें कि क़ुव्वत ख़रीद के अंदर भी इजाफा हुआ। पर कैपिटा इनकम 1,86,000 से 2,46,000 पे पहुंच गई है। और आज तनख्वाहदार तबके को जो बजट मिलेगा उसमें उसका भी कॉन्फिडेंस बहाल होगा। और आप देखें कि नए बिजली के बिल नहीं बढ़ाए जा रहे, और नए टैक्सेस जो IMF कह रहा था कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दें 150 अरब रुपए के, वो लगाने से साफ इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म साहब IMF के सामने गरीब आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट गए, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी का वक्त शुरू हो चुका। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आवाम को हुकूमत से जो सबसे बड़ी शिकायत है वो आप जानते हैं, वो है महंगाई की, हर चीज़ में महंगाई की। तो इन डायरेक्ट टैक्सों में कमी से इस मसले का की हल की जानिब काम हो सकता है। बिल्कुल। तो लिहाजा क्या इस बार ऐसा मुमकिन होगा, कुछ इस पे काम हो रहा है? देखें, बड़ा आसान काम है कि आप जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दें। सेल टैक्स की शरह नून ने 16 से 17% की थी, हम भी 17 से 18% कर देते, हमने नहीं की।
वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुसलसल जनवरी से जब पेट्रोल की कीमतें 34 बैरल से 70 बैरल के ऊपर चले गई, आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। और आपको पता है पाकिस्तान तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने पेट्रोलियम लेवी को कम किया, पेट्रोल पे 4 रुपए रह गई, डीजल के ऊपर भी तकरीबन इतनी रह गई। और इंशाल्लाह हम मज़ीद महंगाई को कंट्रोल करेंगे और इसके साथ साथ हम जो है वो लोगों की, जैसे मैंने पहले कहा, पहले भी बाइंग पावर में इजाफा किया है, मज़ीद इनकी बाइंग पावर के अंदर जो है वो इजाफा करेंगे। और जो किसान की जेब में पैसा आया है, जो 1100 अरब रुपए इजाफी आया है, उसने भी स्पेंडिंग जो है वो शहरों के अंदर आके करनी है। शहरों में खरीदारी करेगा, कपड़ा भी वहीं से खरीदेगा, जूते भी वहीं से खरीदेगा, मोटरसाइकिल गाड़ी वहीं से खरीदेगा, अशियाए ज़रूरिया जो उसको रोज़मर्रा के इस्तेमाल किए वो शहरों में आके हमेशा किसान खर्च करता है। और 70% आबादी हमारी ज़राअत से मुंसलिक है और हमारी लेबर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खेतों में, खलिहानों में काम करता है। तो लिहाजा हमने उनको भी बेहतर किया और उनकी आमदन में भी इजाफा किया। और ये वेल्थ साइकिल है, ये मनी साइकिल है कि पैसा दूसरे हाथों में ट्रांसफ़र होता है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि महंगाई में वाज़ेह कमी नज़र आई। लेकिन एट द सेम टाइम अर्बन सेंटर्स में महंगाई में इजाफा हुआ है, आप कह रहे हैं किसान को फ़ायदा हुआ है। खैर देखते हैं कि क्या अब बाकी आज जो फैसले किए जाते हैं उस पर क्या रिएक्शन आता है। फारूक साहब, बजट कौमी मईशत के लिए भी एक अहम मौका होता है और कौमी सियासत के लिए भी सर्टनली एक मौका होता है। ऑपोजिशन वाले भी आवाम के ही नुमाइंदे हैं, इसलिए ऑपोजिशन वाले अगर कोई मुस्बत तजवीज़ दें, कोई एडवाइस दें, तो आप लोग उनकी सुनेंगे या उसको शामिल करने पर तैयार? तो बात की बात है, गौर करेंगे एटलीस्ट उस पर। अगर इनकी कोई मुस्बत तजावीज़ होंगी तो यकीनन पार्लियामेंट में मनी बिल आता है, उन मुस्बत तजावीज़ का जायज़ा लेंगे, उनमें से जो मानने वाली होंगी उनको शामिल करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बजट के अंदर, जो बजट आज पेश हो रहा है, इस बजट में गरीब आदमी के लिए अवाम के तमाम जो इश्यूज़ थे, जो अवाम को मुश्किलात पेश थी, उसके अंदर कमी करने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत धड़ाधड़ छोटे कर्जे जो है वो बग़ैर गारंटी के 5 लाख से 20 लाख रुपए के फराहम किए जाएंगे। कम आमदन वाले लोगों के लिए ऑलरेडी 70 अरब रुपए की बैंकों को दरखास्तें आ चुकी हैं, 22 अरब रुपए के केसेस अप्रूव हो चुके हैं, मज़ीद तेज़ी आएगी। हेल्थ कार्ड जो KPK में 10 अरब रुपए का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस KPK की आवाम इस्तेमाल कर चुकी है। आपका जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वही आपका हेल्थ कार्ड बन गया है। पंजाब में भी इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक वो बन जाएगा। हम डैम्स बनाने जा रहे हैं। इस मुल्क को बिजली नहीं, सस्ती बिजली की ज़रूरत है। 10,000 मेगावाट सस्ती बिजली हमारे सिस्टम के अंदर आएगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान के तरक्की के सुनहरे दौर का आगाज़ जो है वो हो चुका है। चले जी, अब अवामी नुमाइंदे वादा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तरक्की के सुनहरे दौर का आगाज हो चुका है। लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल। बट देन समटाइम्स यू नो, जब वो कह रहे हैं फारूक हबीब साहब, वो बड़ी डिटेल मैंने की है, अभी तो बजट आ जाएगा ना, उसके बाद हम कहेंगे अगर क्रिटिसिज्म कोई हुई, लेकिन एटलीस्ट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू एंड होप फॉर अ गुड चेंज। सर्टनली, तो अब वो कह रहे हैं तो हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना। और जिस तरह कि हमने आपको बताया कि आज हम टोटल कॉन्सेंट्रेशन हमारी बजट पे है, जो कि आज ही पेश होगा। हुकूमती मौक़िफ़ हमने लिया। फारूक हबीब साहब से ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे। अभी हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शहरी रहमान ने, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शहरी रहमान साहब, हुकूमत बजट ला रही है, बताया जा रहा है कि इस बार बड़ा आवाम दोस्त बजट आ रहा है। नहीं बताया जाता है। हाँ, लेकिन इस बार मतलब बहुत ज़्यादा इस पर कॉन्सेंट्रेशन है, तो ऐसा होने के चांस आपको कितने नज़र आते हैं, पहले तो ये बता दें, और इसकी वजह क्या बनती है? जी देखिए, अवाम दोस्त बजट हो तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वाज़ेह है कि ऐसा नहीं होगा। वो क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, 3 बातें हैं जी मोटी मोटी देखने की, कि इनका इस वक्त जो अफरात ज़र इस नहज पर पहुंचा हुआ है 11 तक आ चुका है फीसद पर, और नीचे आप देखें रूरल इलाकों में, देही इलाकों में 20-20% तक आया हुआ है। मैं आज ही एक सर्वे पढ़ रही थी जिसमें लोगों की कोविड के बाद तो इतनी गुर्बत के हालात तब्दील हो गए हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो ये 2 फैक्टर्स जो हैं, इन्होंने अपनी ग्रोथ
के जो हेरा फेरी के फैक्ट्स हैं, आदाद शुमार है, उसमें किसी को नहीं समझा। पहले आप रिलीफ दें, पहले आप तकवीत दें उन लोगों को जो बिल्कुल गुर्बत की लकीर के नीचे तक आ गए हैं। 1 में से 5 पाकिस्तानी बेरोजगार है इस वक्त। ये बहुत बड़ी शरह बेरोजगारी की है और ये बड़ी खतरनाक इसके असरात हो सकते हैं कि आपको जमीन पे एक बजट आ रही है और ये मैक्रो इकोनॉमिक IMF की बजट दूसरी आ रही है, यानी पेट्रोलियम लेवीज वाली और जो बेज़ाब्ता इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो सिर्फ गरीब पर दबाव इसका पड़ता है। तो देखें क्या लाते हैं, लेकिन हमें तो यही नजर आ रहा कि कोई अवाम दोस्त बजट हो। ये तो फिर वही एमनेस्टी टू द रिच वाली बजट आ रही है। अब जाहिर है ये खदशात तो जाहिर किए जा रहे हैं कि IMF से जो नेगोशिएशंस फाइनल होती हैं उसके बाद फिर क्या हक़ाइक़ सामने आते हैं, लेकिन लेट्स सी। बड़े कॉन्फिडेंट लग रही है हुकूमत और पर्टिकुलरली वज़ीर ख़जाना साहब। शहरी साहबा, अगर हुकूमत ने मौशी बेहतरी को सामने रखते हुए ऐसा बजट दिया जिसमें आवाम के लिए रिलीफ होगा, तो हमने देखा है कि अक्सर मामले जो हैं वो सियासत की नज़र हो जाते हैं। आपको लगता है कि अगर कोई अच्छी बात होगी तो आप लोग उसे सपोर्ट करेंगे या फिर सिर्फ सियासत ही होगी इस पर भी? देखिए, बजट पर सियासत का हमेशा हमने देखा है कि बजट पर हम बात करते हैं डिपेंडिंग ऑन जो उन्होंने सच बोला है, हकीकत से उन्होंने कोई मुनासबत रखी है। तो बेशक देखिए, नीचे आप अवाम के हालात देखें, लेकिन अभी से ये नजर आ रहा है कि ये किसी की मतलब किसी को खातिर में नहीं ला रहे हैं। ना इन्होंने पार्लियामान की कमेटियों से कोई कंसल्टेशन की। देखिए, ये प्रोसेस फरवरी से शुरू होता है और ये हो रहा है, डायरेक्ट बजट आ रहा है IMF से धुल के सीधा आपके पास और आप उसे प्रेजेंट कर रहे हैं। IMF की वजह से डिले हो रही है बजट, क्योंकि नेगोशिएशन वहां हो रहे हैं, पाकिस्तान की पार्लियामान या उनके नुमाइंदों से नहीं हो रहे हैं जैसे होती है दूसरे ममालिक में, या जैसे कभी पाकिस्तान में भी होती थी। चलिए, आधी की तो बात होती थी, IMF पहले भी कर चुका है, लेकिन ऐसे हमने अपना पूरा का पूरा ढाल उनको कभी नहीं दिया कि पहिया हमारी मईशत का और हमारे मुल्क का आप हाथ में लें, आप हमें डिक्टेशन दें और हम कॉपी पेस्ट करके आपको बजट देंगे। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। और फिर पब्लिक में कहा जाता है कि हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे। 11 तारीख को क्यों बजट आ रही है जून की? इसलिए कि ये IMF की वजह से देर हो रही है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर शहरी रहमान। अपने जो ओपिनियन है रिगार्डिंग द अपकमिंग बजट वो बता रही थी। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ कंसर्न कि बिल्कुल ही जो कि पिछले 1.5 साल में आपको पता है कि पॉवर्टी लाइन से भी नीचे लोग चले गए। प्रायोरिटी शुड बी फॉर देम। देखिए, एक जॉबलेसनेस और अनएम्प्लॉयमेंट का कंसर्न है। दूसरा बड़ा कंसर्न जो शहरी रहमान साहबा भी तस्करा कर रही हैं कि अभी आज हम बजट पेश करने जा रहे हैं और कल तक हमारी हुकूमत या वज़ीर ख़जाना साहब ये कह रहे हैं कि अभी तक IMF से मामला फाइनल नहीं हुए हैं। सो अब वो किस करवट ऊँट बैठता है, क्योंकि IMF का जोर तो आपको पता ही है टैरिफ्स बढ़ाने, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पर होता ही है। बिल्कुल। अच्छा जी, क्या हुआ? अच्छा जी, अब हम जरा कुछ और खबरों पे जाते हैं। बिल्कुल जी, आपने देखा, अच्छा परसों की बात है ये कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हमने खैर खैरियत से रुखसत किया अपने जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से, और फिर आगे जाके क्या हुआ? उसके घंटे बाद ही क्या हुआ उनके साथ कि वो इतनी तैश में आई कि उन्होंने कादिर मंदो खेल साहब को वो जो चीज़ें हम नहीं कह सकते ना, क्योंकि एक दफ़ा मैंने गलती से इस किस्म की बात कर दी थी बिल्कुल एक और कॉन्टेक्स्ट में, तो अवाम मेरे पीछे पड़ गई थी कि आपने बात कैसे कर दी। भाई हमने तो सिर्फ बात ही की थी, इधर तो देख ले, यहाँ तो एक्शन हो रहा है पूरा। तो सियासतदानों के जी दरमियान एक और लड़ाई बता रही है कि बर्दाश्त खत्म हो चुका है। शादियों में थप्पड़ मारे हुए हैं किसी न किसी को। मुझे याद आ रहा था हसन न्याजी, हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे, उनके बेटे की शादी में भी फवाद चौधरी साहब ने किसी को थप्पड़ लगा दिया। और फिर वो अपॉलजीज भी होती हैं, बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन उस मोमेंट पे दे डू व्हाट दे हैव टू डू। देखें क्या वो इमरान खान चोर है, डाकू है। ये आपका लेवल है। नॉट एट ऑल। यू नीड टू बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आप बदतमीज इंसान हैं। आप बदतमीज हैं। खबरदार। आप खबरदार। यू वॉच बिहेव योरसेल्फ। प्लीज यू वॉच योरसेल्फ। यू बिहेव योरसेल्फ। अल्फाज का इस्तेमाल ठीक करें। आपने बात की है, आप अल्फाज के इस्तेमाल आपने गलत नहीं किया। आपने की, आपने गलत किया। मॉर्निंग जिसकी औलाद नजायज है वो घटिया नहीं है। जो पता नहीं आपकी औलाद का भी हमें नहीं पता भाई। हल्फन कह दें कि वो नजायज औलाद भाई, तो हल्फन कह दे, तो हल्फन कह दे। मेरा इसका पूरे फैसलाबाद में जाके अपना जरा ताल्लुक चेक कर लो।
अच्छा नहीं तो ट्रैक पे ट्रेन चली कहूंगी फरदाबाजी अच्छा मुझे बात पूरी करें गंद की पैदावार जो है वो गंद का बारी पे हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ओहो अब नहीं बोलेंगे मुझे दिखानी जी ठीक है जी, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। प्रोग्राम आपने देखा जी। अच्छा ये पता है क्या, ये हंसने का नहीं, एक्चुअली रोने का मकाम है। ये रोने का मकाम इसलिए कि दीज आर द पीपल दैट वी कॉल लीडर्स। ये वो लोग हैं जिनके लिए हमारे नौजवान एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। ये वो नौजवान हैं जिनके लिए आवाम सड़कों पर आकर इनके एहतजाजों में इनके साथ डंडे खाती है। ये वो लोग हैं जिनके जलसों जुलूसों में लोग घंटों मीलों का सफ़र तय करके पहुंचते हैं। Do you really think that these are the people who deserve to be called our leaders? बात ये है अब्दुल्ला, थोड़ा सी प्रॉब्लम हम में भी है। हम लोगों को नहीं देखते कि एग्जैक्टली उनकी पर्सनैलिटीज़ क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। देखो अब जो बाकी लोग हैं, ये जो लीडर्स हैं, इन्होंने बड़े छुपाया भी नहीं है, इन्होंने सामने रखी हुई है। हम तो थोड़े से खौफजदा इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, अगर हमारी भी आपस में कोई नहीं बन रही है बात, वी डोंट अग्री विद वन अनदर, हम हाथापाई पे तो नहीं पहुंचेंगे बिकॉज वी रिस्पेक्ट के किस एनवायरनमेंट में हम हैं। ये लोग रिस्पेक्ट नहीं करते। एग्जैक्ट 2 दिन पहले की बात है हुमा, 6000 कैमरास आप पे लगे हुए हैं, 2 करोड़ बंदा आपको देख रहा है। एग्जैक्ट 2 दिन पहले 2 लोग एक शाम के शो में कैपिटल टॉक में हमारे पास आए, और वो 2 लोग मुझे बस वो फिजिकली डिस्टेंट थे कि एक इस्लामाबाद में थे या थी और एक कराची में या थे या थी। आई डोंट वांट टू पॉइंट एनीबडी आउट, बट लिटरली मैंने घर जाके भी अम्मी को बताया कि अगर ये 2 लोग एक दूसरे के साथ एक कमरे में बैठे होते तो कोई हाथापाई या बाल नोचने तक नौबत आ चुकी would have pulled each other's hair out। मैं आपको बता रही हूँ, ये तो अभी थप्पड़ और ये घूंसों तक बात गई है, और गालियां तो ऐसी थी कि हमें बीप आउट करना पड़ा। तो दिस इज व्हाट वी आर, ये जो बर्दाश्त जीरो होती जा रही है ना, दिस इज व्हाट वी हैव कम टू। लिहाजा अगर सोशल मीडिया पे हमें भी गालियां पड़ती हैं और आराम से लोग सोचे बगैर सुना देते हैं, दिस इज द कल्चर व्हिच इज बीइंग प्रमोटेड। ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है कि हम जरा नौजवान जो कि बड़े जयाले और बड़े लीडर्स और बड़े मतवाले और बड़े, मैं कहता हूँ, फॉलोअर बनते हैं, जरा देखें, जरा सोच समझ के फैसले किया करें। और प्लीज ये लीडरान जो है ना, सियासत को सियासत की हद तक रखा करें, एक दूसरे पर जाती हमलों पे ना उतर आया करें। ये आइडियोलॉजी को आइडियोलॉजी रहने दें, इसको जीना मरना ओढ़ना बिछोना ना बनाएं। सियासी रहनुमाओं को अपना किरदार अदा करना होगा इसमें। अच्छा, खास तौर पे अगर देयर इज अ टॉप मैन देयर और फिर नीचे जो सारे और फॉलोअर्स हैं वो इस किस्म की आके बातें करते हैं, तो टॉप मैन शुड स्पीक। मैं बताऊं, अल्टीमेट ट्रिकल डाउन इफेक्ट ही है जो हो रहा है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब, पहले पहल तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जलसों में होता था, ओए तू तकरार हमने सुनी हुई है, ये सब बातें असेंबली में बात हो जाती थी, कागज़ फाड़ दिए, लेकिन सोशल मीडिया भी है, वहाँ पे भी तूफान बदतमीजी है, टीवी वगैरह अब आपके सामने है, और बात इल्ज़ामात तक नहीं, गालम गलोच तक नहीं, माशाल्लाह मुक्कों और थप्पड़ों तक पहुँच गई है। अब तो ये क्या रवैया हमेशा से ऐसा ही था या अब आप देख रहे हैं ओवर अ फ्यू डेकेड्स हमारे यहाँ अदम बर्दाश्त सियासी लीडरान में, और आम में तो बड़ी राय सियासी लीडरान में भी बढ़ता जा रहा है? हमारे यहाँ ज़ाहिर है जो आपस में सियासी इख्तलाफात हैं उनकी शिद्दत शुरू से ही इस तरह रिकॉर्ड की जाती रही। असम्बलियों के अंदर मारपीट, लड़ाई झगड़े, टॉक शोज़ के अंदर झगड़े, ये आम बात है। और अब जो है उसमें अगरचे मैच्योरिटी आनी चाहिए वक्त के साथ साथ, और वक्त के साथ साथ लोगों को बेहतर होना चाहिए। दुनिया भर में बेहतरी आई है, पहले बाकी दुनिया में भी इस तरह असम्बलियों में या टॉक शोज़ में लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन लोगों को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पाकिस्तान में भी इस हवाले से बेहतरी आनी चाहिए। ये दंगा फसाद, ये लड़ाई मार कुटाई, ये एक दूसरे को थप्पड़ मारना, ये किसी तरह भी सियासत नहीं है, ये वायलेंस है, ये तशद्दुद है। मुझे तो
ये बड़ा साहब ये होता है कि अब हमें नज़र आ रहा है, हमारी आंखों देखा, इफ़ यू कांट कॉम्प्रीहेंड व्हाट यू सी, और फिर भी आप जाके उन्हीं लोगों को चुने, उन्हीं लोगों को वोट दें, दिस कैन बी फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो थोड़ी सी तो आवाम की भी वैसे गलती हुई कि आपको नज़र नहीं आ रहा, उन्होंने कौन सा छुपा के रखा था आपसे, सामने ही था सब कुछ। एनीवे, हैविंग सेड दैट, चंद साल पहले तक ये जो जिन सियासतदानों की हम बात कर रहे हैं, ये जिसको सख्त बुरा भला कह रहे होते थे, आज उन्हीं की जमात का हिस्सा भी बन जाते हैं, बड़े आराम से फ्लिप करते हैं साइड, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। तो अब तो मार कुटाई तक मामलात पहुंच गए हैं, तो क्या इस तरह सियासी रहनुमा खुद को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं ले गए कि भाई आज हम दिखा ही देंगे कि क्या है, क्योंकि कल को इन्हें ये पार्टी भी छोड़नी पड़ सकती है। एग्जैक्टली ये ख्याल है कि बिल्कुल ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा रहे हैं। पाकिस्तान की गिनी चुनी सियासी जमातें हैं और बहुत सारे लोग पहले एक जमात में होते हैं, फिर दूसरी में चले जाते हैं, फिर तीसरी में चले जाते हैं, फिर पहली में भी चले जाते हैं। तो इसलिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसा रवैया जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जाए, जो ये एक दूसरे को तस्लीम ही ना करे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त रवैये जो हैं, ये मुनासिब नहीं है। मेरा ख़्याल है कि इसके जितना भी कंडेम किया जाए, सियासत जो है उसमें वायलेंस नहीं होती, जहाँ वायलेंस हो वो सियासत नहीं होती। सियासत तो है ही शाइस्तगी का, नरमी का, बातचीत का नाम, मुज़ाकरात का नाम। हाँ, और वैसे सियासत में कोई पॉइंट ऑफ नो रिटर्न शायद होता नहीं है। वड़ायत साहब ये रवैये बदले कैसे जाएं, इसका जवाब तो शायद किसी के पास ना हो, लेकिन नौजवान नस्ल को इससे महफूज रखा जाना चाहिए। ये जो टीवी, सोशल मीडिया पर्टिकुलरली सियासी रहनुमा कर रहे हैं, जाहिर है ये नौजवानों की तरबियत ही है ना, क्योंकि दीज आर पीपल दैट दे लुक अप टू, इनको डिफेंड करते हैं, इनको डिफेंड करते हुए दूसरों को गालियां देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि नौजवान इससे बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और हमारे यहाँ आम जो सोसाइटी के अंदर भी रवैये जो हैं वो बड़े एग्रेसिव हैं। बातचीत पहले जिस तरह ठंडे अल्फाज में एक दूसरे के साथ हो जाती थी, अब लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, अब नॉर्मल हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लड़ने लग पड़ते हैं। तो नौजवान नस्ल को ये तरबियत देने के लिए कि वो ऐसा कुछ ना करे, इसके लिए हमें रोल मॉडल भी ऐसे होने चाहिए कि जो वायलेंस के ख़िलाफ़ हों, जो शाइस्तगी से बात करें। कहाँ गई वो पार्लिमान के अंदर वो शाइस्ता तकरीरें जिनकी लोग मिसाल दिया करते थे, जब लंबी लंबी लोग बड़े नामवर पार्लियामेंटेरियन हुए हैं, हाजी सैफुल्लाह जैसे और एतजाज़ हसन जैसे, जिनकी तकरीरें सुन के लोग जो है मिसालें दिया करते थे। भाई साहब, शाइस्ता तकरीरें मतलब कि दूर दूर तक, मतलब ये तो आपके चॉइस ऑफ वर्ड्स भी बड़े शाइस्ता हैं। ये हमारे सियासतदानों को आजकल मैच बिल्कुल नहीं कर रहे। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, बट ऑनेस्टली दीज आर अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो कि आवाम ने खुद इनको अपॉइंट किए कि जाके हमारा केस लड़े, अदरवाइज देयर इज नथिंग मच टू लुक अप टू। मेरा ख्याल है अब वो आगे बढ़ते हैं इस नहीं, वो जो आप रखते थे ना कि दिस इज अ मैन, ये जो इसकी पर्सनैलिटी और इसको फॉलो करेंगे, सामने सब कुछ और सारे एक जैसे, ट्रू, विदाउट एक्सेप्शन। अभी थैंक यू वड़ायत साहब, बाय द वे अभी हम ब्रेक लेंगे और नहीं जी, हम बजट पे बात करेंगे और बजट पे अब हम मौक़िफ़ लेंगे मोहम्मद ज़ुबैर साहब का, जो कि मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब, हुकूमत का ऐलान है कि बड़ा ही बैलेंस, बड़ा अच्छा आवाम के लिए बेहतरीन बजट आने वाला है और समत वो कहते हैं कि अब मुतय्यन हो गई है, अब पाकिस्तान में ग्रोथ होगी। तो अपोजिशन को अपैरेंटली एज पाकिस्तानी तो खुश होना चाहिए। अब आप लोग मुतमईन हैं जो हुकूमत दावे कर रही है, जो आदाद शुमार हुकूमत की तरफ से दिए जा रहे हैं उनसे? बिल्कुल, अपोजिशन बहुत खुश होगी अगर अवाम दोस्त बजट आएगा, क्यों नहीं खुश होंगे। लेकिन पिछले 3 साल का जो रिकॉर्ड है इस हुकूमत का, पीटीआई जब से हुकूमत में आई है, अगस्त 2018 में हुकूमत में आई थी और इन्होंने पहला बजट जो था सितंबर 2018 में दिया था। और एक चीज़ जो तमाम बजट्स में 2018 में, फिर 2019 में और फिर 2020 में, तीनों बजट में जो एक चीज़ कॉमन थी और जो सबसे बड़ा कंसर्न है हमारा, वो ये है क्रेडिबिलिटी नंबर्स की जो इस हुकूमत के हवाले से। तो जो भी चाहे अखराजात के हवाले से जो आपने एहदाफ बताए तीनों साल, जो आपने फिस्कल डेफिसिट के हवाले से, बिल्कुल वे आउट। जनवरी 2019 में जो बताया है कि जी हमारा फिस्कल डेफिसिट होगा 5.1%, उसके 4 महीने के बाद जब क्लोज करते हैं तो वो 9% कहाँ है,
5.1% का है। आज जो बजट में बताया जाएगा और बड़े बड़े अच्छे चीज़ें बताई जाएंगी, मसला तो ये है कि ये वो उसको पूरा भी करेंगे या नहीं पूरा करेंगे। और पिछला पास रिकॉर्ड के हवाले से अगर देखा जाए तो हम जाहिर सी बात है जब तक वो मराइल से नहीं गुजरेगा जिसमें वो सब शो कर सकेंगे जी हमने जो भी कमिटमेंट्स किए हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए वो हम पूरी करें। हमें कोई भरोसा नहीं है कि ये बजट कोई अवाम के लिए कोई सुकून या उनके लिए कोई बेनिफिट्स लेके आएगा। अच्छा ज़ुबैर साहब, अब खदशा यही है कि बजट पेश होने के बाद पार्लियामेंट में बयानबाजी, इल्ज़ामात का तबादला वगैरह चलेगा, तो अपोजिशन अपनी मर्जी की तब्दीलियां जो हैं वो कराने की ऑब्वियसली पोजीशन में है नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। तो इस सूरत हाल में क्या एक बार फिर इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर गौर करने की तरफ जाएंगे या कोई कुछ और आपने सोचा हुआ है? किस तरह प्रेशर किस तरह डालेंगे? नहीं, इस्तीफ़ों के ऑप्शन बिल्कुल पर नहीं जाएंगे। एक तो ये कहना कि ऑपोजिशन इस में शायद कामयाब ना हो कि वो अपनी तजावीज़ ना मनवा सकें, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये हुकूमत एक लिहाज से मिनॉरिटी गवर्नमेंट है। 172 अरकान चाहिए होते हैं आपको मेजॉरिटी के लिए इन अ हाउस ऑफ 342। इस वक्त पोजीशन ये है कि तकरीबन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बजट जब अगर हुकूमत ही पास कर सकेगी तो 172 वोट से नहीं करेगी, वो 160 हो सकते हैं, 155 हो सकते हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए कि अगर वो 176 वोट्स लिए थे इमरान खान ने जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया था, 10 अरकान वो हैं जो जहांगीर तरीन के साथ हैं, तो वो अगर उस तरफ चले जाएं तो वैसी मिनॉरिटी गवर्नमेंट हो सकती है। और उन्होंने पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट भी किया। हम कामयाब होंगे या नहीं कामयाब होंगे, मेरा ख्याल है हम कामयाब हो सकेंगे क्योंकि हम पब्लिक प्रेशर भी डालेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी शोर मचाएंगे। शोर मचाने का मतलब ये होता है कि हम जो अवाम के लिए ऐसी चीज़ें बजट में की जाएं जिसको दिफा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। हम रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तानी कौम को। पाकिस्तानी कौम ने हमें पार्लियामेंट में इसलिए भेजा है कि हम हुकूमत पर एक चेक हों, ये डेमोक्रेटिक तरीका होता है। बजट में अगर ऐसे मेजर्स लिए जाते हैं जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं तो वो इंडस्ट्री के साथ मिलके हम प्रेशर डालेंगे ताकि हम हुकूमत को कन्विंस कर सकें कि ये पाकिस्तान की मईशत के लिए ख़राब कदम है। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, फिर देखें क्या। चलें जी, अपोजिशन अपनी भरपूर कोशिश करेगी, मस्त बजट रिप्रेजेंटेड, उसके बाद जो सजेशंस देने का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि बसेस पहुंच गई हैं कराची और आप जाकर देख सकते हैं लेकिन सिर्फ देख सकते हैं, सफर नहीं कर सकते, चला नहीं सकते क्योंकि लाहौर मेट्रो के लिए नई बसें जो हैं वो इंडोनेशिया से कराची बंदरगाह पहुंच गई हैं। तो कहने का मतलब ये था, ये वो बसेज हैं जो इस वक्त कराची में मौजूद हैं बट नॉट फॉर कराची, ये जाएंगी सीधा लाहौर। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर तो ट्रांसपोर्ट के आपको पता है, यहाँ तो इससे भी बेहतर वसाइल मौजूद हैं। और हमें क्या जरूरत है, हमारे लिए तो चाहिए, हमें चाहिए ही नहीं है बसें। वी डोंट नीड देम। अब ग्रीन लाइन मेट्रो बस मंसूबे को बरसों बीत गए हैं, ऑरेंज लाइन बस मंसूबा भी ताखीर का शिकार है। ये हमारी वाली बसें, ये हमें ये पसंद है। और अगर ये ना नजर आए ना तो मुझे लगता है कि देयर समथिंग रॉन्ग। हाँ, हमारा दिन नहीं गुजरता, हमें टेंशन होना शुरू हो जाती है कि आज हमने बिल्कुल कोई ऐसी बस क्यों नहीं देखी जिसके बारे में ये हमें खदशा हो कि ये ब्रेक अभी लगा पाएगी या आके हमें घुस जाएगी। सो वो सारी वैसे हम तो हंस रहे हैं लेकिन ये रोने का मकाम है। और जरा सुन ले। और वादे तो ऐसे माशाल्लाह, ग्रीन लाइन को ही देख लें आप। वो सिंध हुकूमत कहती है कि बगैर प्लानिंग के, बगैर मशावरत के बना दिया गया, जिसकी वजह से कराची में पिछली बारिशों में शहर बैठ गया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पर्टिकुलरली। लेकिन चलें, अब तो वो बना ही पड़ा है, लेकिन उस पर स्नेल की रफ्तार से भी कम रफ्तार से काम आगे बढ़ रहा है। येलो लाइन जो है उसका भी फाइनेंशियल क्लोज तकरीबन हो गया है और वो कुरंगी से सदर तक जो आएगी वो भी कंप्लीट है। ऑरेंज लाइन पे काम चल रहा है, सिंध गवर्नमेंट अपनी ADB से कर रही है और इस तरीके से ब्लू और रेड लाइन पे भी डेवलपमेंट फेज में है। 1000 ब्रांड न्यू बसेस एयर कंडीशन ग्राउंड फ्लोर जो होती हैं बसेस नहीं आएंगी जो यहाँ पे इन रूट्स पे चलेंगी और उसकी स्टार्ट होगा पहले 200 बसेस की फ्लीट से। सिटी बस सर्विस हम लोग दे रहे हैं, ये जुलाई तक ऑन रोड आ जाएंगे ये बसेस जो हैं। तो 600 ये 37 या 35 जो बसेस हैं ये इंट्रासिटी है, ये सिर्फ कराची के लिए और ये पहला फेज है। मेरे ख्याल में महीने 1.5 में रोड पे आनी चाहिए। इंशाल्लाह पूरी कोशिश है हमारी
कि इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाएं। जनवरी के एंड तक आपको ऑन रोड बसेस मिलेंगी। ये प्रोजेक्ट्स हमने इस साल ख़त्म करने हैं जून से पहले, और वो करेंगे ताकि लोग कराची के अवाम को सहूलत मिले। ग्रीन बस प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट है उसकी। इस वक्त हम पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं जो ऑपरेटिंग पार्टनर्स हों, तो वो अभी हमने इश्तिहार किया हुआ है उसके लिए। ग्रीन लाइन अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं बस के लिए टेंडर कर दिया गया है। जून इंशाअल्लाह ताला जून 2021 इसी साल इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि सरजानी से लेकर नुमाइश तक शुरू कर दिया जाएगा। ग्रीन लाइन का आपको बता दिया इंशाअल्लाह ताला जुलाई अगस्त के महीने के अंदर आपको जो है यहाँ पर कराची में पहली दफ़ा एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चलता हुआ नज़र आएगा और ग्रीन लाइन जो है वो इंशाअल्लाह ताला ऑपरेशनल हो जाएगी। अच्छा, अब भाई अगर कलर्स ही रखने हैं तो फिर मैंने सोचा है इंडिगो एक हम अनाउंस करेंगे सिल्वर रंग की, और मैं इंडिगो बस शुरू करने वाला हूं अगले महीने। सारी अलिफ लैला की कहानी हो ही रही है और बातें हो रही हैं, कल को ये भी कह देंगे बसें तो चल रही हैं, आपको नजर नहीं आ रही। मतलब लिटरली बात इस नहज तक पहुंच गई है कि हमने कब से आपको ये सारे क्लिप्स दिखाना स्टार्ट किए हैं कि जी बसें आई के आई। छोटे बच्चों को कलर्स सिखाते हैं ना, तो वो ये बस इसलिए नाम रखे जा रहे हैं। वी कुड हैव लाफ्ड एट दिस, बट ये एक रोने का मकाम है। बात है, ये एक ट्रेजेडी है कि शर्म भी नहीं आती ना किसी को। मतलब आपको ये स्टेटमेंट देते हो, आप दिल में सोचते होंगे ये होना तो नहीं है, मैं स्टेटमेंट क्यों दे रहा हूं, लेकिन आप दे रहे हैं। तो लिहाजा मेगा सिटी के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स और भारी बजट के कई ऐलानात किए जा चुके हैं, सुनाए हैं अभी हमने आपको। लेकिन आज ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि रिहायशी एतबार से कराची का शुमार दुनिया के 10 बदतरीन शहरों में किया जा रहा है। कल हमने आपको ये एक पूरी रिपोर्ट जो है सुनाई है। ब्लूमबर्ग कराची को बदतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रखने वाला शहर करार दे चुका है और अवाम दहाइयों पुरानी खटारा बसों और धुआं उगलते हुए रिक्शों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। इट्स नॉट देयर चॉइस। मतलब फ्रॉम पॉइंट ए टू बी जाना तो है ना किसी तरीके से, तो चलो इसी पे बैठ जाए। कराची वालों को ना जाने कब अपने शहरों में कोई भी प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नसीब होगी। हर बजट में हम कराची सर्कुलर रेलवे का तस्करा सुनते हैं, हर दफ़ा चाहे सूबाई हुकूमतों के बजट हों चाहे वफाकी बजट हों, कराची में एक बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वादे सुनते हैं। अमीनुल हक साहब हों, असद उमर साहब हों, मुराद अली शाह साहब हों, नासिर शाह साहब हों, सब के आपने बयानात सुन लिए और ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स ईयर्स सुनते आ रहे हैं। कभी हमें ये भी बता दें, कभी आप लोगों में से किसी ने रिफ्यूज किया कि जी हम ये स्टेटमेंट जाके नहीं देंगे, हमने करनी नहीं है बात? कोई इस किस्म का भी कोई बंदा सामने आए जो कहे कि जी हम नहीं कर रहे? हम ये पूछ लेते हैं रहनुमा पीपीपी वजीर ट्रांसपोर्ट जनाब, एक मिनिस्ट्री भी है ट्रांसपोर्ट की और उसके वजीर भी हैं, अवैस कादिर साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, कल पता चला कि लाहौर मेट्रो बेस के लिए नई बसें कराची बंदरगाह पहुंची हैं, बड़ी अच्छी बात है, हम खुश हैं कि मुल्क के किसी सूबे में किसी शहर में तो ये मनसूबे चल रहे हैं, अवाम इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कराची वालों को ये बसें सिर्फ पोर्ट वगैरह पर ही देखने को मिलेंगी? मैं तो कहता हूँ एक दिन के लिए टिकट लगा दें, नुमाइश कर सकते हैं हम इन बसों की जो आ गई हैं पोर्ट पर, ताकि हम भी देखें, कराची में रहने वाले भी देखें कि किस तरह एक मॉडर्न सिटी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपने जो लाहौर मेट्रो की बात की इसके बारे में तो मुझे कोई इल्म नहीं कि कोई बसेस बंदरगाह पे आई हैं या नहीं आई, लेकिन अगर आप कराची के हवाले से कह रहे हैं तो शायद आपने ना प्रिंट मीडिया देखा है ना सोशल मीडिया देखा है। सिंध गवर्नमेंट ने अपना इंट्रासिटी बस प्रोजेक्ट का फेज 1 लॉन्च किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी बिडिंग भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग अनाउंस कर दी है। 6 जुलाई को हमारा ये बिड इंशाल्लाह वसूल होगा और उसी दिन हम इसकी टेक्निकल खोलेंगे। फाइनेंशियल की इवैल्यूएशन के लिए हमें 2-3 दिन टाइम चाहिए। इस प्रोजेक्ट में 1 साल से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेरी टीम इस पे काम कर रही थी। ये इंशाल्लाह हमारा बसेस का प्रोजेक्ट है 5 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए। सिंध के इनिशियल फर्स्ट फेज में हम कराची में 250 बसेस ला रहे हैं, 250 बसेस, और जो कराची के आम रोड्स पे चलेंगी न्यू बसेस। पहले बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि माजी में ये हुआ था कि बहुत सी कंपनीज के साथ मुआहदा हुआ, MOU साइन हुए, लेकिन वो बहुत सी वजूहत हैं, इस वक्त मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। माजी में जो हुआ सो हुआ, कहीं फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, कहीं फंड्स का इशू आ गया, कहीं फेडरल गवर्नमेंट का मसला था या कहीं दूसरी चीजें आ गई, इंटरनेशनल कुछ रिलेशंस का कोई प्रॉब्लम आ गया, वहां से फंड्स लोन नहीं मिले।
लेकिन उस पर हम बहस नहीं करते। अब जो हमने ये प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है, इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक ये जिस तरह अभी बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक हमारी 250 बसेस कराची की सड़कों पे आ जाएंगी। शाह साहब, आपने पता है क्या बिल्कुल ठीक बात की है, क्योंकि ना मैंने प्रिंट मीडिया देखा है ना मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो जाहिर है इस मामले से कोई ताल्लुक है नहीं, मैं तो कल ही आके यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मैं कराची की सड़कें ज़रूर देख रहा हूँ और मैं बयानात बहुत सुन रहा हूँ। और एज अ व्यूअर, एज अ आम शहरी, क्योंकि मैं कराची में सड़क पर ट्रैवल करता हूँ, तो वो देख कर मुझे पता लगता है कि अभी भी आप ये कह रहे हैं कि बसें आज जाएंगी, तो जब बसें आज गई होंगी ना तब बताइएगा। उससे पहले मेरा ख्याल है कतराना ही चाहिए कोई भी अनाउंसमेंट करने से पहले। अब तो आप लोगों को आई एम स्पीचलेस। काफ़ी कुछ वैसे आपने कह दिया है, लगता है आपने ये सब कुछ नहीं देखा, लेकिन आपने खिड़की खोल के भी बाहर नहीं देखा क्या हालात और आपने शीशा भी नहीं देखा। एनीवे जी, नए ट्रांसपोर्ट के मंसूबों के ऐसे ऐसे वादे हो चुके हैं कि अब दोहराना भी अजीब लग रहा है, हमें अजीब लग रहा है, आपको यकीनन अजीब नहीं लग रहा, आप तो खरी रहे हैं। तो आज आपके पास एक और मौका है, हम आपको मौका दे रहे हैं, एक बार फिर ऐलान कर लें कि क्या ट्रांसपोर्ट लाएगी सिंध हुकूमत कराची के लिए और कब। देखिए, मैं नए मंसूबे की किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हीं बस मंसूबों के डिस्कस कर रहा हूँ जो पिछले 2 साल से जिन पे मैं काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक जो हमारा प्रोजेक्ट है इंट्रा सिटी बस प्रोजेक्ट फॉर 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध, तो उसमें कराची, हैदराबाद, लारकाना, सक्खर एंड मीरपुर खास है। लेकिन फर्स्ट फेज जिस तरह मैंने कहा कि हमने लॉन्च कर दिया है, उसकी बिडिंग भी हमने कर दी है, जो 6 जुलाई को इंशाल्लाह ओपन होंगे, बिड्स हमारी वसूल हो जाएंगी और उसी दिन ओपन होंगी। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है बसेस का, जो फीडर बसेस का। और जो 2 हमारी BRT लाइन्स हैं, जो एक हम वर्ल्ड बैंक के साथ सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से बन रही है और दूसरा वर्ल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक और सिंध गवर्नमेंट मिलके बना रहे हैं, रेड लाइन और येलो लाइन, उनकी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग में जा रहे हैं। एक तो जो रेड लाइन है वो इंशाल्लाह अगले महीने जुलाई के एंड में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, येलो लाइन इस साल के आखिर तक उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। हाँ, ये बिल्कुल बात ठीक है आपकी कि माजी में ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत जल्दी अनाउंस होने चाहिए थे और शायद अगर आप ये बोलें तो इस पर भी गलत कोई बात ना होगी कि इनकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। अब उसमें क्या वजूहात थी, जिस तरह मैंने पहले आपके क्वेश्चन में कहा कि मैं नहीं जाना चाहता उन कंप्लीट डिटेल्स में, अगर मैं इस वक्त आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी दूंगा तो शायद आप उसको ये प्रिज्यूम करें कि ये पॉलिटिकल कुछ डाइवर्जन दे रहे हैं, तो उस पर बात ना करें। और ये अगर मैं बताऊं कि ये जो हमने मेरी टीम ने पिछले 2 साल में प्रोजेक्ट्स बनाए हैं 3 साल में, वो हम इस साल इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं और बसेस हमारी इंशाल्लाह इस साल के एंड में। आपका तो सारा कागजों पे हैं, अभी होपफुली जब आएगा। फर्ज है आपको बताना कि आपकी ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये हमने उस हॉल ऑफ फेम में ऐड कर दी हैं, जो अभी हमने आपको सुनाया था, जो कि पिछले कई सालों से चल रहा है कि जी आई की आई बसें जुलाई दिसंबर। ये ग्रीन लाइन तो हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, बाकी तो आपकी बातें ही हैं, बाकी नजर तो कुछ नहीं आ रहा। आपने टेंडर दे दिया, बिडिंग अनाउंस कर दी, ये आप हमें बता रहे हैं ना, आपसे पहले भी बहुत से लोग हमें बता चुके हैं, आप भी पहले बता चुके हैं, तो ग्रीन लाइन का बता दें, ये अगस्त वगैरह में शुरू हो रही है, कुछ हुई है आपकी बात? देखिए, मेरी दुआ है, मेरी बिल्कुल दुआ है और दिल से दुआ है कि मेरा ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट, शायद अगर उनका कोई वजीर बोल रहा होता फेडरल गवर्नमेंट का, तो वो सिंध गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट के लिए ये मेरे का लफ्ज इस्तेमाल ना करता। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे शहर कराची का प्रोजेक्ट है, मेरा प्रोजेक्ट है, और मेरी ये दिल से दुआ है कि जो असद उमर साहब कह रहे हैं, काश वही उनकी बात सच साबित हो और जो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक भी ये बसें इस पे चला सकें। लेकिन असद उमर साहब अगर एक दफ़ा इस प्रोजेक्ट का फिजिकली विजिट कर लें कि आपकी कौन से स्टेशन पे प्रॉब्लम है, आपने कंप्यूटर सिस्टम्स अभी तक डालना, इसमें इंस्टॉल करना शुरू ही नहीं किया, उसकी केबलिंग ही आपने स्टार्ट नहीं की, जो इसकी बैकबोन का किरदार अदा करता है कंप्यूटर सिस्टम्स, जहाँ उस पर LCDs लगेंगे, ना डोर्स विंडोज किस तरह इसके ओपन होंगे, आपको टिकटिंग का पता नहीं है, आप ये सारी चीज़ें किस तरह हैंडल करेंगे, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। और आप दावे पे दावे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं दुआगो हूँ और मुझे बहुत खुशी होगी, बेहद खुशी होगी कि मेरा ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट मेरे शहर कराची का जिस मकसद के लिए बना है कि मेरे शहर कराची के भाई बहन मेरी इस मेट्रो में घूमे, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर ये टाइम से और उनकी बात जो उन्होंने कही है वो पूरी हो और टाइम से स्टार्ट हो जाए। विद ड्यू रिस्पेक्ट कादिर शाह साहब, ये वो कहानियां हैं जो बचपन में ना कि ये भी होगा तो ये मौसम होगा, ये महल होंगे, ये अलिफ लैला ना सुनाए हमें पता, मतलब आप तो स्क्रीनिंग होगी और ये इन बातों तक आ गए, आप बसें ही ले आए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पहले लानी थी ना, लेकिन आप वफाकी हुकूमत ही लाएगी। ग्रीन लाइन तो है ही फेडरल का प्रोजेक्ट, लेट्स सी फेडरल से भी हम कहेंगे, PTI वालों को कराची ने मैंडेट दिया है, खुदा का वास्ता है जो है इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लें, जल्दी कर लें।
और इस बात की भी दुआ करें कि जो कहें अगली बार तो आवाम उसको माने और बिल्कुल बिलीव करे कि ये होगा, because we are done with this. You need to have that supreme level of confidence to say the same things again and again. अच्छा जी, गर्मी बहुत पड़ रही है पूरे मुल्क में और मुल्क के बालाई इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। पंजाब समेत के केपी और बलूचिस्तान के शहरों में सूरज खूब आग बरस रहा है। गुजरांवाला में शदीद गर्मी की पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने सबीले लगा दिए और बिजली की बंदिश ऊपर से मैं कहता हूँ मुश्किलात में 2 गुना इजाफा कर गई है। शदीद गर्मी के बाद स्कूलों के औकातकार भी महदूद किए जा रहे हैं और गर्मी की ये लहर तो बच्चों बुजुर्गों सभी को बेहाल कर रही है। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। डॉक्टर ज़हीर अहमद बाबर, डायरेक्टर मेट ऑफिस हमारे साथ हैं। आजकल बेहतर होगा जी बिल्कुल, आजकल मुल्क के कई इलाकों में ये बता रहे हैं पारा बहुत चढ़ गया है, तो इसने सबको परेशान कर रखा है। जून के महीने के लिए ये मामूल है या वाकई इस मरतबा गर्मी ज्यादा है? जी बिल्कुल, मुल्क के ज्यादातर इस वक्त जो है वो खुश्क और गर्म मौसम की लपेट में है। खासतौर पर मैदानी इलाके यहाँ पर जो है वो दर्जा हरारत काफी बढ़ गए हुए हैं। लेकिन जैसा कि आपको इल्म है कि मई और जून जो है वो गर्म तरीन मौसम होते हैं और इसमें गर्मी जो है वो अपने पीक के ऊपर होती है। तो इस वक्त हम जो है वो अपना गर्मी का पीक सीजन जो पीक है वो गुजार रहे हैं। जैसे ही जून का एंड होगा उसके बाद बारिशें वगैरह आएंगी तो हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मई और जून जो है, खासतौर पर जून जो है वो गर्म तरीन मौसम होते हैं और जैसी बारिश वगैरह आती है तो हमें रिलीफ मिलना शुरू। थैंक यू डॉक्टर ज़हीर। होपफुली द वेदर गेट्स बेटर, लेकिन आम है इस शदीद गर्मी का तोहफा वो एंजॉय करें। आम गर्मी का तोड़, तो लिहाजा आपको पता है जितनी गर्मी हो उतने अच्छे आम होते हैं, सो एंजॉय दैट। और इसके अलावा एक्चुअली कुछ कहा नहीं जा सकता। वी विल सी यू इंशाल्लाह ऑन मंडे। आप भी होंगे होपफुली। ऑलराइट, सी यू।